नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2020-21 के ऑल 125 पारे में जो करंट अफेयर्स के टोटल 500 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो इस सीरीज़ का ये पार्ट थर्ड रहेगा। इससे पहले दो पार्ट में टोटल 155 सवाल एक्स्ट्रा फैक्ट सहित कवर हुए थे। इस पार्ट थर्ड में और 70 सवाल कवर करने वाले। इस प्रकार टोटल 5 से 6 वीडियो में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इस सीरीज से जुड़ने के लिए जिन भी कैंडिडेट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर देना। ये सीरीज इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि यहाँ पर जो भी सवाल पूछे गए उनसे संबंधित एक्स्ट्रा करंट फैक्ट ऐड किए गए हैं जो 2021 तक के हैं, जो आने वाले ग्रुप डी और एनटीपीसी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकते हैं। पीडीएफ फाइल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये सभी इंपॉर्टेंट सवाल जाने उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, चाहे आप एसएससी कर रहे हो, पैरेलल में रेलवे की कर रहे हो, बैंकिंग, डिफेंस या फिर कोई भी अदर स्टेट लेवल गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर एक ही पास के अंतर्गत मिलने वाले हैं। मॉक टेस्ट इसलिए जरूरी हो जाता है, एक तो यहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, यानी एग्जाम से पहले ही आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने मार्क्स ऑल इंडिया में क्या रैंक आ सकती है। और टाइम मैनेजमेंट का विशेषकर फायदा आपको मिलता है, यानी कम समय में ज़्यादा सवाल अटेम्प्ट कर सकते हो। इन सभी चीज़ों के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है और प्रैक्टिस के लिए आप डेली एक मॉक टेस्ट लगेगा। टेक्स्ट बुक यहाँ पर इसलिए बेहतरीन है क्योंकि आप अनलिमिटेड मॉक टेस्ट है सभी एग्जाम्स के एक ही पास के अंतर्गत लगा सकते हो। इसमें यदि आप टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करते हो तो एक्स्ट्रा आपको 10% का डिस्काउंट मिलने वाला है। जो भी आपके लिए सूटेबल पास है वो आप यहाँ से बाई कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी जहाँ से आप ये मॉक टेस्ट है वो खरीद सकते हो, जिसमें एग्जाम में जो पैटर्न और डैशबोर्ड देखने को मिलता है उसी प्रकार से यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो। तो चलिए कंटिन्यू कर लेते हैं। पार्ट थर्ड देखिएगा। पहला सवाल, 2018 में कौन सा मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया गया था? तो मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो 2018 में लॉन्च किया गया था वो GSAT-7A था। ये 19 दिसंबर 2018 को GSLV Mark II F11 रॉकेट है, इसके द्वारा 36 धवन SLP यहाँ से लॉन्च किया गया है, इंडिया से इसको लॉन्च किया गया है। बात करूँ 2021 में इसरो का जो पहला मिशन है वो कौन सा है? तो वो है PSLV-C51 है और इसे कहा जाता है एमेजोनिया 1 मिशन भी, क्योंकि ब्राज़ील का एक तो इसमें एमेजोनिया उपग्रह था जिसका नाम है एमेजोनिया 1 है। साथ ही साथ 18 अन्य उपग्रह हैं वो अंतरिक्ष में भेजे गए थे। टोटल 19 सैटेलाइट हैं वो इस मिशन के तहत, जो 2021 का ये पहला मिशन है, ये 28 फरवरी 2021 को PSLV-C51 व्हीकल के द्वारा लॉन्च किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की दृष्टि से ये फैक्ट हो जाता है। अगले सवाल देखिएगा यहाँ पर, 2019 का मेंस एशियन इंडिविजुअल स्क्वैश चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल किसने जीता? तो सौरव घोषाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कुआलालंपुर में आयोजित हुई थी 2019 की मेंस एशियन इंडिविजुअल स्क्वैश चैंपियनशिप। अगला सवाल देखिएगा यहाँ पर, किस ट्रेन का नाम ट्रेन 18 है? तो ये फर्स्ट वंदे भारत जो एक्सप्रेस है उसका अन्य नाम ट्रेन 18 है। एग्जाम में एनटीपीसी में सवाल ये भी आया था कि जो वंदे भारत एक्सप्रेस है वो कौन से स्टेशन के मध्य चलती हैं? तो ये दिल्ली से वाराणसी के मध्य चलने वाली जो प्रथम वंदे भारत एक्सप्रेस है, जिसे ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता है। ये 4 स्टेशन है यहाँ पर आप देख सकते हो, दिल्ली, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी हैं। और अभी दोस्तों एक सेकेंड वंदे भारत एक्सप्रेस है वो भी संचालित है, दिल्ली से कटरा के मध्य, कटरा जो जम्मू में है। और एग्जाम में एनटीपीसी में आया था कि ट्रेन 18 या फिर जो फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस है इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो नरेंद्र मोदी जी ने इन्हें 15 फरवरी 2019 को उद्घाटन समारोह में हरी झंडी दी थी और व्यावसायिक रूप से इसकी शुरुआत 17 फरवरी 2019 को की गई थी। अगला सवाल देखिएगा, के कस्तूरी रंगन जो कि पूर्व अध्यक्ष है इसरो के, साथ ही साथ डॉक्टर के सिवान जो कि वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं, इन दोनों की उपस्थिति में ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर जो मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र है उसका उद्घाटन 30 जनवरी 2019 को कहां पर किया गया था? तो ये इसरो हेडक्वार्टर कैंपस बेंगलुरु में इसका उद्घाटन किया गया था। पद्म भूषण 2020 खेल क्षेत्र में किसे दिया गया है? तो खेल क्षेत्र में पद्म भूषण 2020 है वो PV सिंधु को दिया गया है। आप देख सकते हो पद्म भूषण 2020 की जो 16 व्यक्तियों को ये अवार्ड दिया गया है। कौन से स्पोर्ट में कहाँ से हैं ये स्पेशली इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला सवाल देखिएगा, सड़क बुनियादी ढांचा क्षेत्र में प्रौद्योगिकी सहयोग पर मार्च 2019 में भारत और किस देश के मध्य MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो सड़क बुनियादी ढांचा क्षेत्र में प्रौद्योगिकी सहयोग पर जो मार्च 2019 में भारत और ऑस्ट्रिया के मध्य MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं, इंडिया और ऑस्ट्रिया के मध्य। किस मंत्रालय के द्वारा ई सहज पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? तो गृह मंत्रालय के द्वारा ई सहज पोर्टल का शुभारंभ है गृह मंत्रालय के द्वारा। कब? 2018 को, 18 सितंबर 2018 को सुरक्षा मंजूरी प्रदान करने के लिए एक ऑनलाइन ई सहज पोर्टल का
शुभारंभ किया गया था। किसानों को 6,000 रुपये की राशि किस योजना के अंतर्गत दी जा रही है? तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में सवाल यहाँ से पूछा जाता है। आपके एनटीपीसी एग्जाम में 5 से 6 शिफ्ट में आया था। जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना है, एक तो पूछ लिया जाता है इसमें कितनी राशि दी जाती है, सहायता राशि। तो 6,000 रुपये की सहायता राशि कितनी किस्तों में? 3 किस्तों में। और पहले इसमें यह शर्त रखी गई थी उद्देश्य में कि जो भी किसान हैं, जो सभी छोटे और सीमांत किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की खेती योग्य जमीन है, उनको इसका लाभ मिलने वाला था 6,000 रुपये। बाद में इस शर्त को हटा दिया था, यानी कि सभी किसानों को मिल जाएगा लाभ अब इसका। और जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1 फरवरी 2019 को बजट में इसकी घोषणा की गई थी। अगले सवाल की ओर मूव करते हैं। यहाँ पर सवाल है कि किस योजना के अंतर्गत 18 से 70 वर्ष आयु सीमा तक 2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा मिलता है? तो ये प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से सवाल था, जिसमें 18 से 70 वर्ष तक आयु सीमा तक 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा है वो मिलता है। PMSBY यानी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की बात करें, इसको लॉन्च किया गया था 8 मई 2015 को कोलकाता में। और एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इस योजना का जो सालाना प्रीमियम है वो मात्र 12 रुपये है। यहाँ से सवाल अक्सर पूछ लिया जाता है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का प्रीमियम कितना रहता है? सालाना 12 रुपये हो जाएगा। और लाभ कितना मिलता है बीमा? यहाँ पर 2 लाख रुपये यदि दुर्घटना से मृत्यु हो जाती है या फिर स्थायी अपंगता के केस में। बाकी आंशिक अपंगता के केस में 1 लाख रुपये की सहायता राशि यहाँ पर दी जाती है, जो दुर्घटना बीमा मिलता है। और एक यहाँ पर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी है, जिसमें कितने रुपए का बीमा मिलता है? तो 2 लाख रुपए की राशि उनके परिजनों को दी जाती है यदि सदस्य की मौत हो जाती है जिनके नाम पर बीमा कवर है। और इसमें दोस्तों जो सालाना प्रीमियम है वो 330 रुपये है, लेकिन जो आपकी सुरक्षा बीमा योजना का सालाना प्रीमियम मात्र 12 रुपये। नेक्स्ट वन देखिएगा, ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट हेतु किसे 2009 में कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड म्यूजिक एल्बम कैटेगरी में ग्रैमी अवार्ड मिला है? तो जाकिर हुसैन को मिला था। और ये 2009 में 51वां ग्रैमी अवार्ड दिया गया था इन्हें। अगला सवाल देखिएगा, लास्ट इंडियन ऑस्कर इन बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म कैटेगरी है। तो बात करूँ यहाँ पर केवल 3 इंडियन मूवीज़ हैं जो ऑस्कर के लिए नामित हुई थी। मदर इंडिया, सलाम बॉम्बे, लगान हो गई। और वैसे भेजी तो जाती है मूवी भारत की ओर से, लेकिन आगे नामित नहीं होती हैं। 2019 में है भारत की तरफ से गली बॉय भेजी गई थी, 2020 में ये जल्लीकट्टू भेजी गई थी। अगला सवाल देखिएगा, अक्टूबर 2020 तक इंस्टाग्राम की CEO कौन है? तो केविन ये सिस्ट्रॉम हो जाएंगे। और माइक क्राइगर हैं, ये दोनों ही इनके फाउंडर हैं इंस्टाग्राम के। नेक्स्ट वन, फीफा 2022 कहाँ पर होने वाला है? कतर में आयोजित होगा। इससे पहले 2018 रशिया में हुआ था, जिसमें विजेता फ्रांस रहा था, उपविजेता क्रोएशिया और थर्ड स्थान पर था बेल्जियम। नेक्स्ट वन, पेट्रोलियम निर्यातक में दूसरे नंबर पर कौन सा देश है? तो निर्यातक की बात करें, सेकंड नंबर पर है रशिया है, फर्स्ट पर सऊदी अरब है। और लार्जेस्ट क्रूड ऑयल सप्लायर जो भारत को सप्लाई करता है वो आपके इराक है। और सेकंड यहाँ पर US है 2021 के अकॉर्डिंग। विश्व में ऑयल उत्पादन में फर्स्ट US है, सेकंड सऊदी अरब और थर्ड रशिया है। तीनों ही अलग अलग केसेज आप देख सकते हो। अगला सवाल, जनवरी 2021 तक भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितनी बार अस्थायी सदस्य बना है? तो यूनाइटेड नेशंस में भारत जनवरी 2021 तक अब तक 8 बार अस्थायी सदस्य, जो 8वां टर्म अभी जो स्टार्ट हुआ है वो 1 जनवरी 2021 को हुआ। तो 21-22 के लिए 8वां टर्म है। बाकी इससे पहले 50, 51, 67, 68 है। इन सभी वर्ष में भारत है वो 2 वर्ष का जो अस्थायी सदस्य कार्यकाल रहता है 8 बार रह चुका है। अप्रैल 2019 में ईस्टर पर आतंकी हमला कहाँ पर हुआ था? तो ईस्टर पर आतंकी हमला जो 2019 में हुआ था वो श्रीलंका में हुआ था। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग के द्वारा जारी 2016 की वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक 10 मिलियन से अधिक आबादी के साथ कितने मेगा सिटीज़ होने वाले हैं? तो 2030 तक यहाँ पर 10 मिलियन से अधिक आबादी के साथ टोटल 7 मेगा सिटी हो जाएंगे। वर्तमान में 5 मेगा सिटीज़ हैं इंडिया के। और यहाँ पर यह भी है कि दिल्ली 2030 तक दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला शहर बना रहेगा। जो भी कैंडिडेट कंटिन्यू वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके बताना दुनिया का पहला सबसे अधिक आबादी वाला सिटी कौन सा है। 2019 में न्यूयॉर्क में किस कंपनी ने हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू की है? न्यूयॉर्क में जो हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू की है 2019 में वो उबर कंपनी ने की है, जिसका नाम रखा गया है हेलीकॉप्टर का उबर कॉप्टर है। 2019 में इसका न्यूयॉर्क सिटी से शुरुआत की गई थी। भारत सरकार ने कब नैनो एंड टेक्नोलॉजी पर एक मिशन शुरू किया है? तो नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो नैनो मिशन की शुरुआत है मई 2007 में की थी भारत सरकार ने। अगला सवाल, 2011 में रेलवे इंजीनियर रेजिमेंट को ज्वाइन करने वाली भारतीय सेना में प्रथम महिला जवान कौन है? तो ये हो जाएगी सेपर शांति तिग्गा है। ये 2011 में 969 रेलवे इंजीनियर रेजिमेंट में शामिल हुई थी। शांति तिग्गा इनका नाम है। और 2011 में इन्होंने ज्वाइन किया था इंडियन आर्मी को एज ए रेलवे इंजीनियर का जो रेजिमेंट है इसमें।
9 मई 2013 को तिग्गा को अज्ञात अपराधियों ने अपहरण कर लिया था और रेलवे ट्रैक के पास एक पोस्ट में इसे बांधा हुआ पाया गया था और बाद में इनकी 13 मई 2013 को मृत्यु हो गई थी। अगला सवाल लिखिएगा, नई मंजिल योजना किससे संबंधित है? तो देश के जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनकी प्रगति और उनका सशक्तिकरण करना ही नई मंजिल योजना का उद्देश्य है। तो अल्पसंख्यक समुदाय के लिए स्पेशली ये योजना है और इस योजना की शुरुआत 8 अगस्त 2015 को की गई थी। और योजना का यहाँ पर क्या मकसद हो जाता है कि जो भी यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी, प्रशिक्षण दिया जाएगा, उन सभी को 70% युवाओं को नौकरी दिलाना इसका प्रमुख उद्देश्य रहेगा। जो बीच में पढ़ाई स्पेशली छोड़ चुके हैं उन सभी के लिए। 2019 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने कितनी सीट जीती थी? तो बीजेपी ने टोटल 303 सीट जीती थी। 37.36% वोट शेयर था बीजेपी का। एनडीए की बात करें जो यहाँ पर गठबंधन है तो ये 353 सीट, ठीक है, एनडीए है 353 जिसमें बीजेपी की 303 सीट है। अब देखिए आपको पार्टी के अकॉर्डिंग पूछा जा सकता है, सेकंड जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उनकी कितनी सीट आई? तो 52। थर्ड कौन सी, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये द्रविड़ मुनेत्र कजागम यानी डीएम के पार्टी जिसकी 23 सीट आई थी। वैसे ओवरऑल 543 सीट लोकसभा का चुनाव होना था, लेकिन दोस्तों 542 सीटों में ही ये 7 चरणों में मतदान हुआ था। एक सीट जो थी तमिलनाडु की वेलोर सीट है, यहाँ पर धनबल का भारी पैमाने पर प्रयोग हुआ था और वहाँ पर जो शिकायत मिली थी उसके अकॉर्डिंग अनिश्चित काल के लिए मतदान वहाँ पर स्थगित किया गया था। मिशन शक्ति क्या है? मिशन शक्ति की बात करें तो भारत यहाँ पर एक मिशन शक्ति जो कोड नाम रखा गया था उपग्रह रोधी मिसाइल क्षमताओं का, ऑपरेशन कोड के दौरान एंटी सैटेलाइट हथियार का परीक्षण किया था भारत ने 2019 में और इसी के साथ इस क्षमता युक्त भारत चौथा राष्ट्र बन चुका है। तो ये मिशन शक्ति हो जाएगी भारत की जो उपग्रह रोधी मिसाइल क्षमता है, या फिर कह सकते हो आप एंटी सैटेलाइट हथियार का जो परीक्षण सफलतापूर्वक इंडिया ने किया है 27 मार्च 2019 को और चौथा राष्ट्र बन चुका है इस शक्ति को हासिल करने वाला। इससे पहले यूनाइटेड स्टेट, रशिया और चाइना, ये इन तीनों देशों के पास में ये एंटी सैटेलाइट हथियार था। अभी इंडिया के पास में भी है, तो ये मिशन शक्ति इसका नाम रखा गया था। यूनाइटेड नेशन के 9वें महासचिव किस देश के हैं? 9वें महासचिव बात हो रही है वर्तमान जो महासचिव हैं यूनाइटेड स्टेट नेशंस के, तो उनका नाम है एंटोनियो गुतेरस, ठीक है। आपको पूछा वो किस देश के, तो ये पुर्तगाल के हैं। इससे पहले 8वें महासचिव हैं जिनका नाम था बान की मून है, ये साउथ कोरिया से थे। और 7वें महासचिव हैं जो घाना देश से, जिनका नाम कोफी आनंद है, पहले जिनका नाम है ट्रिगे ली। तो अगला सवाल है कि केंद्र राज्य संबंध को फिर से व्याख्या करने के लिए अप्रैल 2007 में आयोग के सुझाव देने के लिए नियुक्त आयोग का प्रमुख कौन था? तो अप्रैल 2007 में केंद्र राज्य संबंध को फिर से व्याख्या करने के लिए जो आयोग का गठन हुआ था उसके प्रमुख कौन थे? तो वो प्रमुख थे न्यायमूर्ति मदन मोहन पुंछी, आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। अब देखिए जो राज्य और केंद्र से संबंध है इसको मजबूत करने के लिए या फिर जो भी यहाँ पर तनाव हो जाता है केंद्र राज्य के मध्य उनको हल करने के लिए प्रमुख जो समिति है एग्जाम में जहाँ से सवाल आता है राजमन्नार समिति से आता है। इसका गठन कब हुआ था? एक तो ये पीवी राजमन्नार की अध्यक्षता में तमिलनाडु सरकार ने केंद्र राज्य संबंध के मध्य तनाव को हल करने के उद्देश्य से इसका गठन किया गया था 1969 में राजमन्नार समिति का। बात करूँ यहाँ पर सरकारी आयोग की जहाँ से एग्जाम में सवाल आता है, इसका गठन जून 1983 में न्यायाधीश रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में किया गया था सरकारी आयोग का गठन। और एक यहाँ पर दोस्तों शीतलवाड़ की अध्यक्षता में प्रशासनिक सुधार आयोग का भी गठन हुआ था जो 1966 में हुआ था। अगला सवाल देखिएगा 2016 में भारत की प्रजनन दर है यानी टोटल फर्टिलिटी रेट है वो क्या थी? तो 2016 की बात करें तो 2.27 बर्थ पर वुमन है। एवरेज यहाँ पर बात हो रही है एक महिला के कितने बच्चे हो सकते हैं या फिर होते हैं, जो 2000 भारत के केस की बात हो रही है। तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल प्रजनन दर है वो 2.4 थी और 2016 में कम होकर 2.27 हो चुकी है। प्रजनन दर जैसे कि बताया कि एक महिला के संपूर्ण प्रजनन काल रहता है उसमें जितने बच्चे पैदा होते हैं वो उस स्त्री की प्रजनन दर है। तो एवरेज यहाँ पर 2.27 बच्चे निकल के आ रहा है पर वुमन, तो ये प्रजनन दर हो गया। और भारत की यहाँ पर बहुत सबसे कम है वो किस धर्म की है? तो जैन धर्म में सबसे कम कुल प्रजनन दर 1.2 है और बाकी जो भारत सरकार का लक्ष्य है इसे घटाकर 2.1 पर लाने का है। अगला सवाल देखिएगा, सवाल है कि 2018 में किस राज्य के लोगों को सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय है? तो किस राज्य के लोगों की सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय है? तो गोवा की हो जाएगी। तो 2020-21 में गोवा की प्रति व्यक्ति आय है वो 4,72,285 रुपये हैं सालाना। और ये सेकंड की बात करें तो दिल्ली हो जाएगा जो सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय के केस में, फिर आपकी सिक्किम है और सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य है वो बिहार है 43.8 थाउजेंड रुपीज़। नेक्स्ट वन देखिएगा, किस देश की सरकार ने 2019 में जलवायु परिवर्तन कार्यवाही के लिए
दुनिया की पहली पानी के नीचे कैबिनेट बैठक आयोजित की है? तो मालदीव सरकार ने। ठीक है, मालदीव सरकार ने 2019 में जलवायु परिवर्तन कार्यवाही के लिए दुनिया की पहली पानी के नीचे जो कैबिनेट बैठक है वो मालदीव सरकार ने आयोजित की थी। 15 अप्रैल 2019 में भारत ने किस सबसोनिक क्रूज मिसाइल को लॉन्च किया है? तो इस मिसाइल का नाम है दोस्तों निर्भय। निर्भय जो एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, इसको लॉन्च किया गया है 15 अप्रैल 2019 को। इसके निर्माता कौन है? तो आप कहेंगे DRDO है, साथ ही साथ टाटा मोटर्स लिमिटेड हो जाएगी। इसकी जो परिचालन सीमा है वो 1000 किलोमीटर तक है। 2016 में सेकेंड महिला प्राइम मिनिस्टर जो यूनाइटेड किंगडम की 2016 में द्वितीय महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो इनका नाम है दोस्तों थेरेसा मे। कौन बनी है? थेरेसा मे है, ये द्वितीय महिला प्रधानमंत्री बनी हैं। कब? 2016 में। किसकी? यूनाइटेड किंगडम की। तो आप कहेंगे प्रथम कौन बनी थी? तो जो प्रथम महिला की बात करें, फर्स्ट फीमेल जो प्राइम मिनिस्टर रही थी ब्रिटेन की, उनका नाम है मार्गरेट थेचर हो जाएगा। ये 1990 में रही थी, 79 से 90 तक है। वर्तमान में यूके के प्रधानमंत्री कौन है? तो बोरिस जॉनसन है। 2019 से जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, उस समय यूके के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो आप कहेंगे वो थे क्लीमेंट एटली थे। क्लीमेंट एटली थे जब इंडिया आज़ाद हुआ था उस टाइम। नेक्स्ट लिखिएगा, अक्टूबर 2020 तक सेबी के चेयरमैन कौन है? तो श्री अजय त्यागी हैं। अभी जो सेबी के चेयरमैन कौन है? अजय त्यागी हो जाएंगे। बात करूँ यहाँ पर सेबी की, तो इसके फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका गठन है वो 1988 में हुआ था। वैधानिक मान्यता मिली थी 1992 में। और जो NSE और BSE है वो सेबी के अंतर्गत ही आ जाते हैं, जो स्टॉक एक्सचेंज है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE है, इसकी स्थापना है 1992 में हुई थी। इनके वर्तमान में अध्यक्ष है GC चतुर्वेदी। अगला सवाल, 2020 में इसरो के द्वारा लॉन्च अंतिम उपग्रह कौन सा है? तो 2020 में लॉन्च अंतिम उपग्रह है जो इंडिया का कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-01 हो जाएगा। इसको लॉन्च किया गया है PSLV C50 के द्वारा। कब? 17 दिसंबर 2020 को। कहाँ पर? 36 धवन स्पेस सेंटर श्री हरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया है। और यहाँ पर बात करूँ 2019 में अंतिम की, 20 का पूछा गया था, तो 20 का CMS-01 है। 19 में रिसेट 2B R1 को लॉन्च किया गया था जो अंतिम था। और ये पूछ ले कि 2021 में लॉन्च प्रथम इसरो का मिशन कौन सा? तो मैं ऊपर बता चुका हूँ, PSLV C51 अमेजोनिया 1 मिशन हो जाएगा। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, फर्स्ट CEO ऑफ रेलवे बोर्ड के प्रथम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहे हैं? विनोद कुमार यादव हो जाएंगे। वर्तमान में रेलवे के CEO और चेयरमैन कौन है? तो वो है दोस्तों सुनीत शर्मा है। 1 जनवरी 2021 को इनकी नियुक्ति हुई है, सुनीत शर्मा। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड कंपनी की स्थापना 2019 में किसके द्वारा की गई है? तो इसरो के द्वारा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की स्थापना 6 मार्च 2019 को की गई थी। तो ये इसरो के द्वारा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की स्थापना की गई थी। और अगला सवाल देखिए यहाँ पर, 5 जून 2019 को हवा आने दे सॉन्ग किस मंत्रालय के द्वारा वायु प्रदूषण संबंधित जागरूकता बढ़ाने के लिए लॉन्च किया गया है? तो हवा आने दे जो सॉन्ग का नाम है, ये 5 जून 2019 को मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो मंत्रालय है, पर्यावरण मंत्रालय है, इसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, हवा आने दे सॉन्ग को। US इंडिया बिजनेस काउंसिल ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 किसे दिया गया है? तो ये जो अवार्ड है USIBC ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड है टाटा समूह के अध्यक्ष नटराजन चंद्रशेखरन, लॉकहीड मार्टिन के अध्यक्ष जिम टैकलेट को दिया गया है। इन दोनों को मिला है, नटराजन चंद्रशेखरन और जिम टैकलेट को। कौन सा अवार्ड? US इंडिया बिजनेस काउंसिल ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020। नेक्स्ट वन देखिएगा, यूनेस्को वर्ल्ड कैपिटल ऑफ आर्किटेक्चर 2020। तो यूनेस्को वर्ल्ड कैपिटल ऑफ आर्किटेक्चर 2020 में है, ये रियो डी जेनेरियो थी, ब्राज़ील की, जो ब्राज़ील में रियो डी जेनेरियो है उनकी राजधानी। और बात करूँ 2023 में यूनेस्को वर्ल्ड कैपिटल ऑफ आर्किटेक्चर है, वो रहेगी कोपेनहेगन। तो आपको 2020 का पूछा गया है कौन सी कैपिटल है आर्किटेक्चर की, यूनेस्को वर्ल्ड कैपिटल ऑफ आर्किटेक्चर, तो ये रियो डी जेनेरियो जो ब्राजील की राजधानी, और 2023 में होगा कोपेनहेगन। अगला सवाल देखिएगा, 2020 में किस समाज सेवी को पद्म भूषण दिया गया था? अनिल प्रकाश जोशी समाज सेवी का पूछा है, जिन्हें 2020 में पद्म भूषण मिला था। WTO के महानिदेशक कौन है? तो डायरेक्टर जनरल ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, वो वर्तमान में दोस्तों हैं नगोजी ओकनजो इविल्या इनका नाम है। ये नाइजीरियन अमेरिकन हैं, ये 7वें डायरेक्टर जनरल हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। और इससे पहले थे जिनका नाम था रोबर्टो अजवेदो हैं, ये ब्राज़ील से हैं, ये 2017 से 2020 तक रहे हैं। वर्तमान में नगोजी ओकोंजो हैं जो 7वें डायरेक्टर जनरल हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कुलभूषण जाधव का केस है, वो भारत के किस वकील के द्वारा वकालत की गई है? तो हरीश साल्वे के द्वारा वकालत की गई है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कुलभूषण जाधव के केस की। अब देखिए हरीश साल्वे की बात करें तो 2020 में ये ब्रिटेन की महारानी की क्वींस काउंसिल की नियुक्त यानी कानूनी सलाहकार भी नियुक्त हुए हैं।
DPIIT रिपोर्ट के अनुसार 2019 में सबसे ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश है वो किस सेक्टर में हुआ था? 2019 में सर्वाधिक है वो सर्विस सेक्टर में हुआ था। अब की बार 2020-21 में सर्वाधिक जो FDI है वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्षेत्र में सर्वाधिक 26.14 बिलियन अमेरिकी डॉलर का हुआ है। और उसके बाद यहाँ पर निर्माण और अवसंरचना वाला जो क्षेत्र है, फिर सेवा क्षेत्र लास्ट में आया है। 2020-21 है सर्वाधिक, याद रखना, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर। और ये दोस्तों हो जाएगा आपकी DPIIT रिपोर्ट यानी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड हो जाएगी। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि 2020-21 का जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में भारत में सबसे ज़्यादा निवेश किस देश ने किया? तो भारत में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट 2020-21 के अकॉर्डिंग जो FDI है वो सिंगापुर ने किया है, उसके बाद US है, फिर मॉरिशस है। पहले मॉरिशस था सेकंड, अभी US हो गया है। अगला सवाल, नवंबर 2020 तक फीफा वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 कौन सी टीम थी? तो नंबर 1 अभी भी बेल्जियम है, सेकंड फ्रांस। नेक्स्ट वन देखिएगा, आयुष्मान भारत योजना से संबंधित सही कथन कौन सा है? तो आयुष्मान भारत योजना की बात करें, इसका अन्य नाम है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। शुरुआत हुई थी इसकी 23 सितंबर 2018 को। कहाँ पर हुई ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, रांची झारखंड से 23 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या फिर आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की गई है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो मिनिस्ट्री है इसके अंतर्गत ये योजना संचालित की जा रही है। ये विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना हो जाएगी। योजना का उद्देश्य क्या है? जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग यानी जो BPL धारक हैं इनको स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराना। और इस योजना में कैंसर हो गया, हृदय रोग हो गया, इस प्रकार जो गंभीर बीमारी हैं ये सहित 1300 बीमारियों को शामिल किया गया है, जिसमें प्रत्येक परिवार को हर वर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर घुमाया जाता है सवाल में ऑप्शन। तो 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जा रहा है और 10 करोड़ BPL धारक परिवार हैं, लगभग 50 करोड़ लोग हो जाते हैं 10 करोड़ परिवार में, तो इस योजना का ये प्रत्यक्ष लाभ उठा सकेंगे। तो इसमें याद क्या रखना है, एक तो कहाँ पर इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है, तो ये रांची झारखंड से 2018 में स्पेशली 23 सितंबर को लॉन्च किया गया है। सेकंड आपको याद रखना है कितने रुपए का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता है, तो 5 लाख रुपए तक का, किन को? जो BPL धारक हैं उनको। नेक्स्ट वन देखिएगा, US ने किस देश को दिसंबर 2020 में करेंसी मैनुपुलेटर की श्रेणी में शामिल किया है? तो करेंसी मैनुपुलेटर की श्रेणी में यूनाइटेड स्टेट ने दिसंबर 2020 में वियतनाम और स्विट्जरलैंड को शामिल किया है। इसकी एक वॉच लिस्ट भी रहती है जो निगरानी सूची है, जिसमें भारत, चाइना, ताइवान, जापान, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, इटली, सिंगापुर, थाईलैंड और मलेशिया है। इसको यहाँ पर वॉच लिस्ट में डाला गया है, वो निगरानी करेगा और फिर उसको बाहर भी कर सकता है जो भी उनके लिए रहेगा। तो करेंसी मैनुपुलेटर की श्रेणी में इस प्रकार पहले भी इनको वॉच लिस्ट में डाला था और अभी यहाँ पर आउट कर दिया है श्रेणी से। अगला सवाल देखिएगा, IIT गांधीनगर टीम के द्वारा किसकी मदद से दुनिया का सबसे पतला जो अल्ट्रा थिन मटेरियल है वो बनाया गया है? दुनिया का सबसे पतला जो शीट है जो किससे बनाया गया है, किसकी मदद से बनाया गया है? तो मैग्नीशियम डाइबोराइड की मदद से IIT गांधीनगर की टीम के द्वारा अल्ट्रा थिन मटेरियल है सबसे पतला शीट बनाया गया है। रायथू जो बंधु स्कीम है वो किस राज्य ने लॉन्च की है? रायथू बंधु स्कीम है तेलंगाना की है। इसका उद्देश्य क्या है? जो बीज, उर्वरक, कीटनाशक, श्रम और अन्य हैं जो जैसे किसानों के लिए इनकी खरीद की दिशा में प्रत्येक किसान को प्रति एकड़ 4,000 रुपये के अनुदान के माध्यम से कृषि और बागवानी फसलों के लिए प्रारंभिक निवेश सहायता प्रदान करने वाली योजना को अब प्रति क्षेत्र प्रति किसान 4,000 से बढ़ाकर 5,000 एकड़ कर दिया है। तो 5,000 रुपये की इनको सहायता दी जाएगी इन सभी बीज, उर्वरक वगैरह खरीदने के लिए। तेलंगाना सरकार ने रायतू बंधु स्कीम किसानों के लिए शुरू की है। विच कंट्रीज वाइस प्रेसिडेंट सेंट टू डिटेंशन इन 2019, यानी किस देश के उपराष्ट्रपति को वाइस प्रेसिडेंट पूछा है ना, उनको अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने पर वापस भेज दिया गया था। वो भारत में अवैध रूप से एंट्री की, तो वो थे उनका मालदीव के पूर्व उपराष्ट्रपति हैं। किस देश के? तो मालदीव के पूर्व उपराष्ट्रपति नाम है अहमद अदीब अब्दुल गफूर। इनको अगस्त 2003 में वापस भेज दिया गया था, अवैध रूप से प्रवेश कर लिया था। वो अपने देश में भ्रष्टाचार समेत कई मामलों में आरोपी भी हैं, ये अहमद अदीब हैं। और पुलिस के सूत्रों के अनुसार अदीब के एक साथ क्रू के 9 सदस्य हैं। वो मालदीव के सुरक्षा बल को अंतर्राष्ट्रीय मैरीटाइम बाउंड्री लाइन पर वापस सौंपा गया है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर पूछा गया है पहला राज्य जिसने एंटी मॉब लिंचिंग कानून पारित किया है, तो ये राज्य है मणिपुर। सेकेंड राज्य जो एंटी मॉब लिंचिंग कानून पारित किया है वो राजस्थान है। दिसंबर 2020 को RBI के नए कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं, तो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का पूछा गया है। तो वर्तमान में जो RBI के टोटल 12 ED है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। और आपको जो 11 दिसंबर 2020 को नए ED नियुक्त हुए RBI के वो पूछा है, तो इनका नाम हो जाएगा श्री राधाश्याम राठौर, यानी RS राठौर हैं। बाकी आप देख सकते हो
ये टोटल 12 ईडी हैं आरबीआई के वर्तमान में। श्री अनिल किर शर्मा एग्जाम आ जाए कौन सा नहीं है तो इसलिए याद रखना। ये एससी मुर्मू, ओपी माल, मृदुल के सागर हैं, सौरव सिन्हा हैं, विवेक दीप हैं, जयंत कुमार दास हैं, आर सुब्रमण्यम हैं, रोहित जैन हैं, आर एस राठौर हैं और सुधा बालकृष्ण हो गए, श्री जोस कैटोर हैं। देखिए इनमें से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है जिस प्रकार आपके एनटीपीसी में आया है कि 11 दिसंबर को कौन आरबीआई के नए ईडी नियुक्त हुए हैं। इसी प्रकार जो यहाँ पर नए ईडी नियुक्त हुए हैं 10 मई 2021 को, इनका नाम है जोस जे कैटूर। तो जोस जे कैटूर हैं, इनकी नियुक्ति हुई है 10 मई 2021 को। और आरबीआई के डिप्टी गवर्नर कितने हैं? जो 4 जो डिप्टी गवर्नर होते हैं वर्तमान में है टी रविशंकर, एम के जैन, एम डी पात्रा और एम राजेश्वर राव हैं। गवर्नर श्री शक्तिकांत दास हैं। 5 स्टार विलेज स्कीम किसके द्वारा लॉन्च की गई है? भारतीय डाक विभाग के द्वारा 5 स्टार विलेज स्कीम को लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य मुख्य रूप से जो सुदूरवर्ती गाँव है वहाँ पर सार्वजनिक जागरूकता और डाक उत्पाद और सेवाओं तक पहुँच बनाना है। इसकी शुरुआत 1 दिसंबर 2020 को की गई है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना कब शुरू की गई थी? 25 सितंबर 2014 को दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना को शुरू किया गया था। केंद्र सरकार ने ग्रामीण युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए इस योजना की शुरुआत है वो की गई है। ये ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने के लिए एक पहल हो जाएगी और जो ग्रामीण क्षेत्र में 15 से 35 वर्ष तक के युवा हैं उनकी कौशलता विकसित करके उन्हें रोजगार के योग्य बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला सवाल देखिएगा, ग्रीन महानदी मिशन किस राज्य ने शुरू किया है? तो ओडिशा सरकार का ये मिशन है, ग्रीन महानदी मिशन है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इसको लॉन्च किया था। जो ग्रीन महानदी मिशन, इसका उद्देश्य वृक्षारोपण अभियान करना है, जो रोपण करना है। और जो ये अभियान है जिसके तहत महानदी है और साथ ही साथ इसकी सहायक नदियों के 2 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे इनके किनारे। अगला सवाल देखिएगा, पब्लिक एंटरप्राइजेज सर्वे 2018 और 19 के अनुसार कुल कितने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम हैं? तो ये सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं वो कितने हैं? तो पब्लिक एंटरप्राइजेज सर्वे 2018-19 क्या बताता है कि टोटल कितने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है? तो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज टोटल 348 है। इनमें से टोटल तो 348 है लेकिन वर्तमान में संचालित कितनी है? 249। 2019 में वर्ल्ड बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने थे? तो ये 13वें अध्यक्ष है वर्ल्ड बैंक के, जिनका नाम है डेविड मालपास। ये यूनाइटेड स्टेट्स से हैं। 2012 से 2019 तक हैं। इनसे पहले वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन थे? जिम योंग किम थे जो दक्षिण कोरिया से थे। और जो एक्टिंग प्रेसिडेंट है वर्ल्ड बैंक ग्रुप के 2019 में, इनका नाम है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है। ये बुल्गारिया से हैं। वर्तमान में ये मैनेजिंग डायरेक्टर हैं IMF की यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की। 86th रणजी ट्रॉफी के विजेता कौन रहे हैं? 2019-20 की बात हो रही है। रणजी ट्रॉफी की विजेता टीम की तो सौराष्ट्र रही है, उप विजेता बंगाल रही थी। 2019-20 रणजी ट्रॉफी है वो कौन सा एडिशन जो सवाल में दे रखा है? 86वां संस्करण ये। इससे पहले 2018-19 जो रणजी ट्रॉफी की विजेता टीम विदर्भ रही थी और 2019-20 आपको याद रखना है सौराष्ट्र हो जाएगा। शुरुआत रणजी ट्रॉफी की हुई थी 1934 में और 1934-35 का जो फर्स्ट संस्करण की विजेता टीम रही थी वो बॉम्बे थी। और अब तक मोस्ट सक्सेसफुल टीम जिसने सबसे ज़्यादा टाइटल जीते हैं रणजी ट्रॉफी की वो मुंबई है। कुल टीम यहाँ पर 38 है। इस ट्रॉफी का नाम प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी रणजीत सिंह जी के नाम पर रखा गया है, जिन्हें नवानगर के जाम साहब के नाम से भी जाना जाता है। SBI ने अप्रैल 2017 में कितनी बैंकों का विलय हुआ है? तो SBI के अंदर अप्रैल 2017 में टोटल 5 बैंकों का मर्ज हुआ है। स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर और स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद। इन 5 बैंक का मर्ज हुआ है SBI में। कब? अप्रैल 2017 में। अब देखिए यहाँ से एनटीपीसी में बहुत एग्जाम जो शिफ्ट में सवाल रिपीट हुआ था कि बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किन 2 बैंक का विलय हुआ है? तो देना और विजय बैंक का विलय हुआ था 1 अप्रैल 2019 को। बाकी 1 अप्रैल 2020 को भी बहुत सारी बैंकों का विलय हुआ है। तो OBC बैंक है और साथ ही साथ यूनाइटेड बैंक है। इन दोनों का PNB पंजाब नेशनल बैंक में विलय हो गया है। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का सिंडिकेट बैंक का केनरा में हो चुका है। आंध्रा और कॉर्पोरेशन बैंक का यूनियन बैंक में, इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में मर्ज हो चुका है। अगला सवाल, पहल योजना किससे संबंधित है? तो पहल योजना है ये आपकी हो जाएगी सब्सिडी वाली जो योजना है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की पहल योजना के तहत उपभोक्ता जो भी कस्टमर है उनको बाजार मूल्य पर रसोई गैस सिलेंडर की आपूर्ति की जाएगी सबसे पहले, और जो भी सब्सिडी है डायरेक्ट उनके खाते में हस्तांतरित की जाएगी। ये सरकारी लाभ सीधे लोगों के बैंक खाते में आएंगे और इस प्रकार जो ये रसोई गैस सब्सिडी के लिए शुरू की गई पहल योजना है ये दुनिया की सबसे बड़ी नकद हस्तांतरण कार्यक्रम की जो गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसमें भी इसको शामिल किया गया है। इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों 15 नवंबर 2014 को देश के 54 जिलों में इसकी शुरुआत हुई थी। फिर 1 जनवरी 2015 को भारत भर में पूरे देश में लागू किया गया है। चंद्रयान 2 में रोवर प्रज्ञान में कितने वॉट का पावर है? तो रोवर प्रज्ञान की बात करें, प्रज्ञान रोवर में 50 वॉट का पावर
और जो लैंडर विक्रम में पावर है 650 वाट का, तो विक्रम लैंडर में है, लैंड करता है तो पावर ज़्यादा चाहिए 650 वाट का, और प्रज्ञान रोवर में 50 वाट, ये याद रखना है। लॉन्च मास भी एग्जाम में आता है। बाकी चंद्रयान 2 से संबंधित एनटीपीसी में जितने भी सवाल पूछे गए हैं उससे एक अलग से वीडियो बनाया गया है उसका, चंद्रयान 2 का, वो जरूर चेक कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लॉन्च मास की बात करें चंद्रयान 2 में, तो इसमें भी एक वेट का रहता है, एक ड्राई का रहता है। कंबाइंड वेट में 3850 केजी वेट, और ड्राई के केस में 1308 केजी है। ऑर्बिटर का वेट कितना है जो ड्राई और वेट के केस में, तो ये 2379 केजी है। वेट के केस में विक्रम लैंडर का वेट है 1471 केजी है, और विक्रम लैंड ड्राई के केस में 626 किलोग्राम वेट है। प्रज्ञान रोवर का 27 किलोग्राम वेट हो जाएगा। और रोवर जो एक 6 पहियों वाला रोबोट वाहन है, जैसे प्रज्ञान नाम दिया गया है, और इसका अर्थ है ज्ञान, ठीक है, संस्कृत में ज्ञान, वही प्रज्ञान। चंद्रयान 2 का लॉन्च कब किया गया है, तो 22 जुलाई 2019 को इसको लॉन्च किया गया था, 22 जुलाई 2019, और लैंड हुआ था ये 7 सितंबर 2019 को। रॉकेट था GSLV Mark 3 M1 है, विक्रम लैंडर था, और प्रज्ञान रोवर था उसमें। महिला ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 की विजेता हैं, तो ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2020 में महिला के केस में जो विजेता रही है वो सोफिया केनिन रही है। 2020 का जो फ्रेंच ओपन में ये सभी महिला फीमेल सिंगल हैं। इगा स्वीटेक रही थी विनर। US ओपन में नोवामी ओस्का, ऑस्ट्रेलियन ओपन में सोफिया केनिन है, और विंबलडन नहीं हुआ था 2020 में कोविड-19 के कारण। 2021 में जैसे कि ऑस्ट्रेलियन ओपन हो चुका है, तो 2021 में मेन सिंगल्स का खिताब जीता है नोवाक जोकोविच ने, जो सर्बिया से हैं। वुमेन सिंगल का नोवामी ओस्का ने जीता है। 2021 के फ्रेंच ओपन में मेन सिंगल्स से नोवाक जोकोविच है। वुमेन सिंगल्स में बारबोरा क्रेजिस्कोवा को ये अवार्ड दिया गया है। 2019 में आप देख सकते हो US ओपन्स में जो विंबलडन हो गया, फ्रेंच ओपन हो गया, ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया, ये कौन विजेता रही है। बाकी पुरुष ग्रैंड स्लैम जो 2020 में मेल की केस की बात करूँ, मैन की, तो फ्रेंच ओपन में राफेल नडाल, US ओपन डोमिनिक थीम, ऑस्ट्रेलियन ओपन नोवाक जोकोविच विजेता रहे थे। यहाँ से एक सवाल पूछा जाता है दोस्तों, क्ले कोर्ट है जो फ्रेंच ओपन है, किस कोर्ट में, क्ले कोर्ट में खेला जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन है ये सिंथेटिक कोर्ट में खेला जाता है, और US ओपन हो गया वो हार्ड कोर्ट में, और ग्रास कोर्ट में विंबलडन, ठीक है, विंबलडन ग्रास कोर्ट में, क्ले कोर्ट में फ्रेंच ओपन, कौन सा, फ्रेंच क्ले कोर्ट में। अगला सवाल देखिए यहाँ पर 2019 तक कुल रेल मार्ग की लंबाई कितनी है, तो 2019 तक की बात करें तो अभी टोटल रूट की लेंथ है वो 68,155 किलोमीटर हो जाएगी। वैसे टोटल ट्रैक हैं वो 1,23,542 किलोमीटर हैं एज ऑफ 1 अप्रैल 2020 है, और इंडिया है ये 4th लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है वर्ल्ड का, जो रेलवे लाइन के अकॉर्डिंग। फर्स्ट US है, सेकेंड चाइना, थर्ड रशिया है। तो US सबसे फर्स्ट है जो रेलवे नेटवर्क है, सेकेंड चाइना, थर्ड रशिया है, और चौथे स्थान पर इंडिया है। द्युति चंद ने 100 मीटर रेस का नेशनल रिकॉर्ड कितने सेकंड में बनाया है, तो जब सवाल पूछा गया था उस समय ये रिकॉर्ड था, यानी जो NTPC का एग्जाम हुआ है 2020 में, तो उस समय ये रिकॉर्ड था 2019 वाला जो 11.22 सेकंड का था, द्युति चंद का जो राष्ट्रीय रिकॉर्ड था। अब ये 2021 में उन्होंने ही अपने रिकॉर्ड में सुधार किया है, तो वो 11.17 सेकंड का ये इनका रिकॉर्ड हो गया है, जो पटियाला में आयोजित हुई थी इंडिया ग्रांड प्रिक्स 4 इवेंट में ये इन्होंने रिकॉर्ड बनाया, नया रिकॉर्ड 21 जून 2021 को। बाकी 2019 में इनका रिकॉर्ड था जो सर्वश्रेष्ठ सेकंड रिकॉर्ड कह सकते हो 11.22 सेकंड का। 200 मीटर में इनका रिकॉर्ड है 23 सेकंड का 2018 में, और ये हैं आप देख सकते हो फर्स्ट इंडियन स्प्रिंटर टू विन गोल्ड एट यूनिवर्सियाड है। इससे पहले मैं बता चुका हूँ आपको, जो यूनिवर्सिटी गेम्स में सबसे पहले गोल्ड मेडल जीतने वाली प्रथम भारतीय स्प्रिंटर है द्युति चंद है, और इन्होंने 11.32 सेकंड का समय लिया था उस समय 100 मीटर रेस में। बाकी द्युति चंद है वो सिल्वर मेडल जीत चुकी हैं एशियन गेम्स 2018 के जकार्ता में। और बात करूं मेंस रिकॉर्ड की, तो 100 मीटर रेस का नेशनल रिकॉर्ड है वो अनिल कुमार प्रकाश के नाम है 10.21 सेकंड का। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन कौन है, तो अभी वर्तमान में नरेश पाल गंगवार हैं, CPCB यानी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन हैं। और इस CPCB की स्थापना 1974 में जल प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत की गई है। इसका हेड ऑफिस है वो न्यू दिल्ली में है। ये कौन से मंत्रालय के अंतर्गत है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो मिनिस्ट्री है। अगला सवाल देखिएगा, महाकुंभ मेला 2021 कहाँ पर हुआ है, तो ये हरिद्वार में आयोजित हुआ है। कहाँ पर, हरिद्वार में महाकुंभ मेला 2021 हुआ है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 2028 की बात करूँ तो उज्जैन में अगला कुंभ मेला है, कब भरने वाला है, 2028 में। उज्जैन में जो कुंभ मेला भरता है वो शिप्रा नदी पर, कौन सी नदी पर, शिप्रा नदी, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये 12 वर्ष के अंतराल में रहता है। इससे पहले 2016 में ये हुआ था, और नेक्स्ट आपके 2028 में होगा उज्जैन में। कुंभ मेला जो हरिद्वार में 2021 में, ये गंगा नदी पर। और प्रयाग कुंभ मेला है नेक्स्ट 2025 में होने वाला है। जो पूर्ण कुंभ होगा, ये प्रयाग कुंभ मेला पूर्ण कुंभ है, और या फिर इसे महाकुंभ मेला कह सकते हो 2025 में। अर्ध कुंभ मेला प्रयागराज में वैसे हो चुका है 2019 में।
नासिक में जो कुंभ मेला होगा वो 2027 में, कब 2027 में, क्योंकि मैंने कहा 12 वर्ष अंतराल में, पहले 2015 में हुआ था नासिक में कुंभ मेला, गोदावरी नदी पर। ये 4 जगह जो कुंभ मेला लगता है। और जो इलाहाबाद प्रयाग कुंभ मेला है ये गंगा यमुना सरस्वती नदी पर, नासिक का वाला ये गोदावरी नदी पर रहता है। और बाकी जो हरिद्वार कुंभ मेला गंगा नदी पर है, अर्ध कुंभ मेला रहता है या फिर प्रयाग कुंभ मेला है ये प्रयागराज में रहता है। और बाकी एक है जो उज्जैन में कुंभ मेला है वो शिप्रा नदी पर। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, आरबीआई पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन के 2020 में ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो आरबीआई का जो पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन 2020 में ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन को बनाया गया है। केंद्रीय कैबिनेट ने जीएसएलवी फेज 4 प्रोग्राम के तहत कब तक 5 जियो ऑर्बिट सैटेलाइट है वो लॉन्च करने हेतु 3000 करोड़ की राशि आवंटित की है। तो केंद्रीय बजट ने जीएसएलवी फेज 4 प्रोग्राम के तहत है कब तक 2021 से 2024 तक टोटल 5 जियो ऑर्बिट सैटेलाइट है ये लॉन्च करने के लिए 3000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की थी। मर्सर्स 2019 क्वालिटी ऑफ लिविंग सर्वे में व्यक्तिगत सुरक्षा रैंकिंग में प्रथम स्थान पर कौन सी सिटी रही है? व्यक्तिगत सुरक्षा रैंकिंग में जो ये मर्सर का 2019 का क्वालिटी ऑफ लिविंग सर्वे है प्रथम सिटी रही है वो चेन्नई रही है। यहाँ पर सुरक्षा का पूछा गया, ठीक है। बाकी इस सर्वे में भारत की मोस्ट रहने योग्य सिटीज़ हैं वो हैदराबाद और पुणे है। ये सर्वे है मर्सर का 2019 का क्वालिटी ऑफ लिविंग में सबसे अच्छी क्वालिटी रहने के लिए हैदराबाद और पुणे सिटी में मिलेगी आपको। बाकी वर्ल्ड वाइड बात करूँ ग्लोबली तो ये ऑस्ट्रिया की कैपिटल जो वियना है ऑस्ट्रिया की राजधानी वो वर्ल्ड हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ लिविंग का डिकेड है ये, यानी सबसे अधिक रहने योग्य गुणवत्तापूर्ण रहने योग्य जो सिटी है वो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल वियना हो जाएगी, जो ये इंडेक्स बता क्वालिटी ऑफ लिविंग सर्वे के अकॉर्डिंग। और बाकी यहाँ पर बात करूँ मर्सर का 2021 में एक सर्वे आया है कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी है, रहने का जो खर्च आता है कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी के केस में भारत की सबसे रहने के लिए महंगी सिटी वो मुंबई है, 78वें रैंक पर वर्ल्ड वाइड है। बाकी जो ये अश्कबत सिटी है तुर्कमेनिस्तान की ये मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी है इस रिपोर्ट कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग मर्सर की 2021 में जो जारी हुई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2019 के अवसर पर किस राज्य को तंबाकू निषेध के क्षेत्र में किए गए विशिष्ट कार्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो राजस्थान राज्य को हुआ है जो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग है। बात करूं यहाँ पर जो तंबाकू निषेध दिवस है वर्ल्ड नो टोबाको डे है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। 31 मई आपको याद रखना है। महात्मा गांधी की जयंती पर 2014 में कौन सी योजना शुरुआत हुई थी? स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 2014 को। अगला सवाल देखिएगा, बाकी ये है कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस है वो महात्मा गांधी के जन्मदिन 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। आईपीएल में सबसे तेज 5000 रन पूरे करने वाले खिलाड़ी कौन है? तो ये सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान डेविड वार्नर उस समय 2020 में 5000 रन सबसे तेज पूरे करने वाले खिलाड़ी बने थे। इन्होंने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ा है क्योंकि डेविड वार्नर ने केवल 135 पारी में 5000 रन बनाए थे और विराट कोहली ने 157 पारी में 5000 रन बनाए थे आईपीएल में। सुरेश रैना वैसे इंडियन प्रीमियम लीग में 5000 रन तक पहुंचने वाले पहले क्रिकेटर थे। अक्टूबर 2020 में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? अक्टूबर 2020 में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर एम राजेश्वर राव बने हैं। 4 डिप्टी गवर्नर है टी रविशंकर, श्री एम के जैन, डॉक्टर एम डी पात्रा और एम राजेश्वर राव हैं। अगला सवाल देखिएगा, अमेरिकी कंपनी वेस्टिंग हाउस ने भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम के साथ मिलकर भारत में कितने परमाणु बिजली रिएक्टरों पर काम शुरू करने पर सहमति जताई है? तो टोटल 6 परमाणु बिजली रिएक्टरों पर काम शुरू करने की सहमति जताई है अमेरिकी कंपनी वेस्टिंग हाउस ने। किसके साथ? भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम के साथ मिलकर। नीति आयोग के द्वारा जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2019 में फर्स्ट रैंक किस राज्य को मिली है? तो ये एसडीजी इंडिया इंडेक्स में फर्स्ट रैंक है वो केरल को, सेकेंड हिमाचल प्रदेश को, सबसे निचले पायदान पर बिहार है। यूनियन टेरिटरी की बात करें तो फर्स्ट रैंक इस एसटीजे इंडिया इंडेक्स में चंडीगढ़ की, सेकंड पुदुचेरी की है। अभी देखिए इसका थर्ड जो एडिशन है, तीसरा संस्करण है वो एसटीजे इंडिया इंडेक्स का आ चुका है। ये इंडेक्स किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा इसे जारी किया जाता है। तो 2021 में भी टॉप राज्य केरल है, सेकंड हिमाचल प्रदेश, फिर तमिलनाडु है। और इसमें 100 अंक हैं, 100% कह सकते हो। इसमें से 75 अंक मिले हैं अब तक केरल को। ये 100 अंक किस पर आधारित है? तो 2030 तक जो टारगेट रखा गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का, टोटल 17 लक्ष्य हासिल करने का, इनमें से आप कह सकते हो 75% टारगेट है वो केरल में पूर्ण हो चुका है। तो इसलिए सबसे आगे टॉप पर है एसटीसी इंडिया इंडेक्स में, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर तमिलनाडु हो गया, सबसे निचले पायदान पर बिहार है, और फिर झारखंड, असम है। यूटी में सबसे टॉप चंडीगढ़ है। तेजी से आगे बढ़ने वाले जो 2018-19 से 20-21 में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है इस एसटीजे इंडिया इंडेक्स में आगे बढ़ा है वो मिजोरम है, फिर आपके हरियाणा हो गया।
तो इस प्रकार पार्ट थर्ड में जो आपके करंट अफेयर्स के सवाल एनटीपीसी में पूछे गए थे, टोटल 226 सवाल अब तक कंप्लीट हो चुके हैं। 2 से 3 पार्ट और आएगा जिसमें बचे हुए सारे सवाल कंप्लीट हो जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर कर देना। जो भी कैंडिडेट चैनल पर न्यू है ये ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, और बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों।